हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो अभी रिपब्लिक डे सेल स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसकी वैलिडिटी 22 जनवरी से 27 जनवरी 2023 के लिए है और इस स्पेशल ऑफर के तहत 299 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिल रहा है। तो आप रिपब्लिक डे सेल ऑफर के तहत इसको बाय कर सकते हैं और इसको आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं और यदि लैपटॉप या सिस्टम से आप करना चाहें तो वेब एसेस की सुविधा भी हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग संबंधित, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, सबके लिए हमारे करंट अफेयर्स यूज़फुल हैं। तो इस कोर्स को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्रीज नेशनल हॉकी टीम इज कॉल्ड द ब्लैक स्टिक्स? किस देश की राष्ट्रीय हॉकी टीम को ब्लैक स्टिक्स कहा जाता है? ऑप्शन हैं कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड्स या फिर न्यूजीलैंड। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डालते रहते हैं। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है। महत्वपूर्ण पीडीएफ्स भी हम वहाँ पर आपके लिए डालते रहते हैं और ये जो क्वेश्चन हम डेली सेशन से पहले अपलोड करते हैं, इसका आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। एमिनेंट इंडियन आर्किटेक्ट डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास दोषी passed away recently, in which year he became the first Indian to win the prestigious Pulitzer Prize. प्रख्यात भारतीय वास्तुकार डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास दोषी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस वर्ष प्रतिष्ठित पिट्जर प्राइज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 2018। इनका नाम आपने सभी ने सुना होगा, डॉक्टर BV दोषी या फिर बालकृष्ण विठलदास दोषी। काफ़ी जाने माने आर्किटेक्ट रहे हैं इंडिया के। इनका हाल ही में निधन हो गया है 95 की एज में। आपको जानना चाहिए, ये फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें पिट्जर प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, ये इन्हें मिला था साल 2018 में। तो ये आप याद रखिएगा, पिट्जर प्राइज़ किससे संबंधित है? आर्किटेक्चर से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। साल 1976 1976 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित इनको किया गया। 2021 में इन्हें रीवा रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। अगर हम इनके कुछ नोटवर्दी डिज़ाइंस की बात करें तो फिल्म यूनिवर्सिटी, IIM बेंगलोर, IIM उदयपुर, NIFT दिल्ली, अहमदाबाद निकुफा, CEPT यूनिवर्सिटी और अरण्य लो कोस्ट हाउसिंग डेवलपमेंट जो कि इंदौर में है, ये सभी इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। जो ये अरण्य लो कोस्ट हाउसिंग डेवलपमेंट है, इसके लिए तो इसको जो है आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर भी दिया गया है 1995 में। तो ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। सिंस 2011 नेशनल वोटर्स डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 25 एवरी ईयर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए है 2011। देखिए, आपको जानना चाहिए 25 जनवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI अपना 13वां नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। आपको जानना चाहिए 2011 में नेशनल वोटर्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा जनवरी 25 को, ऐसा डिसाइड किया गया था क्योंकि 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का को जो है की स्थापना की गई थी।
तो फाउंडेशन डे कब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? 25 जनवरी। तो इसी दिन हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। इस बार 13th एडिशन मना रहे हैं, साल 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये चीफ गेस्ट रहेंगी। नेशनल वोटर्स डे का जो फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा, महत्वपूर्ण ये है कि इस बार जो नेशनल वोटर्स डे है इसका थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। व्हेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 24। आपको जानना चाहिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था कि जनवरी 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाएगा। अच्छा, 24 जनवरी से ही एक और संबंधित है, उत्तर प्रदेश डे या फिर यूपी दिवस जिसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। आपको बता दें, मई 2017 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर किया था कि हम 24 जनवरी को हर साल यूपी डे मनाएंगे, उत्तर प्रदेश डे मनाएंगे। और ये जो आइडिया है ये प्रपोज किया गया था तब के उत्तर प्रदेश गवर्नर राम नाईक के द्वारा। विच स्पेस एजेंसीज जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर विल बी लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023? अप्रैल 2023 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जानेगा अप्रैल 2023 में जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर है ये लॉन्च किया जाएगा। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेस पोर्ट है फ्रेंच गियाना में, यहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको जानना चाहिए जो ये जूइस है JUICE ये एक इंटरप्लेनेटरी स्पेस क्राफ्ट है जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी बना रहा है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर। तो ये जो मिशन है ये जुपिटर के जो 3 गैलिलियन मून्स हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, इनकी स्टडी करेगा। तो ऐसा कहा जाता है जो ये मून्स हैं इनका जो सरफेस है उसके नीचे लिक्विड वाटर है जो कि एक हैबिटेबल इन्वायरमेंट की पुष्टि करेगा। आपको जानना चाहिए ये जो स्पेस क्राफ्ट है जुपिटर पर जुलाई 2031 में पहुंचेगा, यानी कि 8 साल ट्रैवल के बाद ये जुपिटर पर पहुंचेगा। और दिसंबर 2034 में ये जो गैनीमेड है इसके ऑर्बिट में अपनी जगह बनाएगा। आपको जानना चाहिए ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट बन जाएगा जो कि अर्थ के मून के अलावा किसी और मून पर ऑर्बिट कर रहा है। भारत भास्कर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? भारत भास्कर को किस भारतीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, IIM अहमदाबाद। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इन्होंने अनाउंस किया है कि प्रोफेसर भारत भास्कर को IIM अहमदाबाद का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए। अभी कौन है? हैरोल्ड डी सूजा। तो ये रिटायर हो जाएंगे जनवरी 31 को। द 2023 एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज ट्रोपेक्स इज करंटली अंडरवे इन द इंडियन ओशन रीजन। दिस ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बायनली। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बायनली का मतलब क्या होता है? 2 साल में एक बार। और जो ऑप्शन सी है बाई एनुअली, इसका मतलब होता है 1 साल में 2 बार। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इनमें। तो आपको जानना चाहिए 2023 एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज मैरीटाइम एक्सरसाइज ट्रोपेक्स ये फिलहाल इंडियन ओशन रीजन में चल रहा है। आपको बता दें ये जो ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज है ये बायनली यानी कि 2 साल में एक बार या फिर वंस एवरी 2 ईयर्स इसको कंडक्ट किया जाता है। न केवल इंडियन नेवी यूनिट्स बल्कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपको जानना चाहिए 3 मंथ तक चलेगी, जनवरी से मार्च 2023 तक। एक और एक्सरसाइज आपको जानना चाहिए ऑपरेशन के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG इन्होंने मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑपरेशंस एंड सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किया है मुंबई महाराष्ट्र में। आपको बता दें ये जो ऑपरेशन किया गया है ये इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत किया गया है।
तो जो 6 फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, सीशील्स, श्रीलंका, मॉरिशस, म्यांमार एंड मालदीव्स। तो इनकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनके जो ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके लिए ये ऑपरेशन किया गया है। एक तरह की ट्रेनिंग आप कह सकते हैं इसे। द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL हैज़ एक्वायर्ड इट्स फर्स्ट स्ट्रेस्ड एसेट JP Infratech from lenders. When did NARCL receive the RBI's license to commence operations as a bad bank? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने उधारदाताओं से अपनी पहली स्ट्रेस एसेट JP Infratech हासिल कर ली है। NARCL को बैड बैंक के रूप में परिचालन शुरू करने के लिए RBI का लाइसेंस कब प्राप्त हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अक्टूबर 2021। देखिए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के बारे में आप जान ही गए होंगे। मैंने काफ़ी डिटेल में भी इसके बारे में बताया है कि किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो इसे अपना फर्स्ट स्ट्रेस्ड एसेट मिल गया है जो है JP Infratech फ्रॉम लेंडर्स। देखिए, कई बैंकों ने इसको लोन दिया है। आप सभी जानते हैं किस तरह से कार्य करता है। जो बैंक्स हैं जहाँ पर उनका पैसा फंसा हुआ है, तो कई सारे मल्टीपल बैंक्स हैं, एक ही जगह पैसा फंसा हुआ है, तो वो अपने जो सारे एसेट्स हैं वो बैड बैंक NARCL को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर रिकवरी का काम NARCL का होता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो 9200 करोड़ रुपए का है जो फंसा हुआ है, तो उसकी रिकवरी करनी है। IDBI बैंक इस कंसोर्डियम ऑफ लेंडर्स को लीड कर रहा है, यानी कि IDBI बैंक का सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है 3750 करोड़ रुपए का। और जो NARCL है, ये जो एसेट्स एक्वायर करेगा ये 15:85 में करेगा, यानी कि 15 कैश और 85 सिक्योरिटी रिसीट्स। NARCL के बारे में आप सभी जानते हैं, लास्ट ईयर इसको सेटअप किया गया था। 2021 में इसको जो है RBI से मंजूरी मिली थी और स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए इसको बनाया गया, जो कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनके लिए, उनकी रिकवरी के लिए। NARCL के साथ ही इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL, इसकी स्थापना की गई थी जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको रिजोल्विंग के लिए। तो आप केवल इतना याद सकते हैं कि NARCL प्लस IDRCL इक्वल्स टू बैड बैंक। ये दोनों जो कंपनी है मिलकर क्या बनाती हैं? बैड बैंक। NARCL की बात करें तो जुलाई 2021 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ बैड बैंक, और अक्टूबर 2021 में NARCL को RBI का लाइसेंस प्राप्त हुआ कि ये बैड बैंक की तरह अपना ऑपरेशन शुरू कर सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक्स हैं, 51% ओनरशिप है NARCL में। अच्छा, और कैनरा बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक है, और नटराजन सुंदर MD एंड CEO हैं NARCL के। Whereas the North India's largest floating solar project of 2000 kilowatt inaugurated, तो 2000 किलोवाट की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, चंडीगढ़। तो देखिए, गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 2000 किलोवाट पीक, इसको चंडीगढ़ में इनोग्रेट किया है। साथ ही इन्होंने 500 किलोवाट पीक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विद फाउंटेन्स, इसको भी धनस लेक चंडीगढ़ में इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको डिज़ाइन एंड एक्सिक्यूट किया गया है क्रेस्ट के द्वारा, चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी UT चंडीगढ़ के द्वारा। और इसमें मिनिमम 35 लाख यूनिट्स ऑफ सोलर एनर्जी पर ईयर जनरेट की जाएगी। वेयर इज़ द एनुअल एथनिक ममानी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड, वार्षिक एथनिक ममानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, लद्दाख है। देखिए, आपको जानना चाहिए लद्दाख में एनुअल एथनिक ममानी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया स्त्यानकुंग विलेज और चिकतान सकरन में, किसके द्वारा? हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। ये जो ममानी फेस्टिवल है लद्दाख में, ये एक एंशियंट ट्रेडिशन से संबंधित है, जहाँ पर जो डिपार्टेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनको फूड ऑफर किया जाता है। अच्छा, दो चीज़ें और हम जानेंगे फेस्ट के बारे में। एक तो मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ये जो हमने इस बार 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मनाई है पराक्रम दिवस के तौर पर,
तो इस दौरान ये मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। साथ ही आपको जानना चाहिए सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ SPIC MACAY, इन्होंने म्यूजिक इन द पार्क सीरीज इसको ऑर्गेनाइज किया है अंडर द नेम श्रुति अमृत। किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के साथ मिलकर। स्मार्ट सिटीज CEOs कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड इन विच सिटी? डेटा और प्रौद्योगिकी पर स्मार्ट सिटीज CEO सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा पणजी। तो जानेगा चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने स्मार्ट सिटीज CEOs कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा एंड टेक्नोलॉजी को इनोग्रेट किया है पणजी में। ये जो कॉन्फ्रेंस है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ ऑर्गेनाइज की है। इस कॉन्फ्रेंस में 100 स्मार्ट सिटीज़ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हैं उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन किया गया। आप सभी जानते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को। विच स्टेट इन एसोसिएशन विद FSI हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट फील्ड सर्वे? किस राज्य ने FSI के साथ मिलकर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। तो आपको जानना चाहिए जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं फार्म लैंड पर, उसके अलावा वहाँ पर ट्री प्लांटेशन को इनक्रीज करने के लिए और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI के साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट फील्ड सर्वे कंडक्ट कराएंगे ताकि ये देखा जा सके जो हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है राज्य में उससे उसके आउटसाइड और कौन कौन सी डोमिनेंट ट्री स्पीसीज ग्रो कर रही हैं। बिहार के बारे में आप जानते हैं गवर्नर फागू चौहान है और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, कैपिटल पटना है। विच इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विल एक्वायर 100% इक्विटी स्टेक इन खारगोन ट्रांसमिशन? खारगोन ट्रांसमिशन में कौन सा निवेश ट्रस्ट 100% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडी ग्रिड। तो देखिए इंडिया ग्रिड ट्रस्ट या इंडी ग्रिड ये 100% इक्विटी स्टेक एक्वायर करेगा खारगोन ट्रांसमिशन में 1497.5 करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर इंडी ग्रिड ने परचेज एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन खारगोन ट्रांसमिशन फ्रॉम स्टेरलाइट पावर ट्रांसमिशन। Which state cabinet cleared the inclusion of 22 castes in the list of socially and economically backward classes? किस राज्य कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में 22 जातियों को शामिल करने को मंजूरी दी है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए है उड़ीसा। देखिए उड़ीसा कैबिनेट ने सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस SEBC की लिस्ट में 22 कास्ट को इंक्लूड करने का जो मामला है उसे क्लियर कर दिया है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में सबसेक्शन 3 अंडर सेक्शन 9 को इंसर्ट किया है। तो इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार मिल जाता है कि वो जो सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है उसमें बैकवर्ड क्लासेस या फिर कास्ट को इंक्लूड कर सकती है। आर्टिकल 15(4) के बारे में आपको जानना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 15(4) स्टेट्स को अलाउ करता है कि आप कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं जिसमें आप किसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आप इस SEBC लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर उड़ीसा आएगा। उड़ीसा के बारे में आप जानते हैं गणेशी लाल गवर्नर है, कैपिटल भुवनेश्वर है और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। ये गलती से बिहार लिखा गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 2-day एग्रीकल्चर फेस्टिवल एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एट कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलकर 2 दिन का एग्रीकल्चर फेस्टिवल एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया है और ये एग्जीबिशन इनोग्रेट किया गया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। SEBI has imposed a fine of what amount on Coffee Day Enterprises for diversion of funds worth rupees 3,535 करोड़। SEBI ने 3535
करोड़ रुपए के फंड के डाइवर्जन के लिए कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 26 करोड़ रुपीज़। तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगर हम बैंकिंग के एग्जाम से संबंधित देखें तो सेबी ने यहाँ पर कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस जो कि पेरेंट कंपनी है कैफ़े कॉफ़ी डे की, इस पर 26 करोड़ रुपीज़ का फाइन लगाया है। क्यों? क्योंकि इसने 3535 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्जन किया है। इस करंट अफेयर में केवल इतना ही हमें जानना था। बाकी से भी संबंधित एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर जान लेते हैं हम। तो देखिए बॉन्ड मार्केट की लिक्विडिटी इन्हेंस करने के लिए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को अलाउ कर दिया है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिसेस लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो इंडेक्स होगा ये कंपोज्ड होगा किससे? कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज से। और इसमें एडिक्वेट लिक्विडिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए इशूअर लेवल पर। सिंगल इशूअर शुड नॉट हैव मोर देन 15% वेट इन द इंडेक्स एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 8 issuers in the index and the index should not have more than 25% weight in a particular group of issuers. The value of the cash settled corporate bond index futures contract shall not be less than 2 lakh rupees at the time of introduction. तो ये पूरी जानकारी इससे संबंधित देख लीजिएगा। Which country has declared medical emergency in Yanomami territory following reports of children deaths from malnutrition? कुपोषण से बच्चों की मौत की रिपोर्ट के बाद किस देश ने यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी ब्राज़ील। तो जानिएगा ब्राज़ील में जो गवर्नमेंट है इसने यहाँ के यानोमामी टेरिटरी में मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि ऐसा पाया गया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कुपोषण मेलन्यूट्रिशन और अदर डिजीज़ के कारण इनकी डेथ हो रही है। और इसका कारण क्या है? इलीगल गोल्ड माइनिंग। तो यानोमामी टेरिटरी जो है ये ब्राज़ील का लार्जेस्ट इंडिजिनस रिजर्वेशन एरिया है जो कि वेनेजुएला के साथ बॉर्डर बनाता है। और काफ़ी दशकों से यहाँ पर इलीगल गोल्ड माइनर्स इन्वेड करते आए हैं। हु बिकेम द ओनली Indians to feature in the ODI team of the year for 2022 announced by the International Cricket Council. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित 2022 के लिए वर्ष की इंटरनेशनल टीम में शामिल होने वाले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है श्रेयस अय्यर एंड मोहम्मद सिराज। देखिए बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने जो लिस्ट निकाली है अलग अलग फॉर्मेट के टीम्स की। तो यहाँ पर बात हो रही है ओडीआई टीम ऑफ द ईयर फॉर 2022 वनडे इंटरनेशनल टीम जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें केवल 2 भारतीयों ने जगह बनाई है, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज। वहीं अगर हम विमेन क्रिकेटर्स की बात करें तो आईसीसी विमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर की हम बात करते हैं तो इसमें स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह इन्होंने भारत की ओर से जगह बनाई है। इवन हरमनप्रीत कौर को तो कैप्टन भी बनाया गया है। स्मृति मंदाना और रेणुका सिंह ये दोनों इकलौती ऐसी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने आईसीसी T20 और साथ ही आईसीसी ओडीआई टीम्स दोनों में जगह बनाई है। चलिए हम ये देखते हैं जो आईसीसी टीम्स अनाउंस की गई है उसमें कौन कौन भारतीय हैं। केवल इतना ही आपको जानना है, पूरी टीम के बारे में नहीं जानना है। तो विमेंस T20 टीम की बात करें स्मृति मंदाना, रेणुका सिंह, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा इसमें रही। T20 टीम की बात करें ओडीआई टीम जो हमने ऊपर पढ़ा स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह। मेंस T20 टीम में विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं। मेंस ओडीआई टीम में श्रेयस अय्यर हैं, मोहम्मद सिराज हैं जो हमने ऊपर देखा। और मेंस टेस्ट टीम में ऋषभ पंत हैं। क्रिकेट से संबंधित हम 2-3 न्यूज़ और देखेंगे। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है इंदौर के होलकर स्टेडियम में। होलकर स्टेडियम पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा कहाँ पर है, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो तीसरे वनडे इंटरनेशनल में हरा दिया है और वाइट वॉश कर दिया, 3-0 से हरा दिया है। इसी के साथ भारत न्यू वर्ल्ड नंबर टीम बन गई है वनडे इंटरनेशनल में। तो ये पूछा जा सकता है कि किस टीम को हराने के बाद भारत यहाँ पर जो है ओडीआई नंबर 1 टीम बनी। तो आंसर होगा न्यूजीलैंड, क्योंकि पॉइंट्स इनके ऊपर गए। फिर इंडिया के बाद इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान है। साथ ही सूर्य कुमार यादव फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सिक्सेस लगाई हैं। तो इन्होंने केवल 61 इनिंग्स ली हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के साथ था, उन्होंने 101 इनिंग्स ली थी।
टीम इंडिया ओपनर शुभमन गिल ये फास्टेस्ट इंडियन बैटर बन गए हैं जिन्होंने 400 लगाई हैं ओडीआई क्रिकेट में, वो भी कम से कम इनिंग्स में। तो 21 इनिंग्स ली इन्होंने 400 लगाने के लिए, ठीक है। इससे पहले रिकॉर्ड था शिखर धवन के पास, इन्होंने 24 इनिंग्स ली थी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान ये फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 500 विकेट्स लिए हैं। तो इन्होंने केवल 371 मैचेस में 500 विकेट्स ले लिए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो के पास था जिन्होंने 458 मैचेस में ये कीर्तिमान हासिल किया हुआ था। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। व्हाट इज द मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड टू चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन? व्हाट इज द रिवर ब्रह्मपुत्र नोन इन तिब्बत एज यारलुंग जांगपो? Krishna Ila is the chairman and managing director of which company? Bharat Biotech. How many tableaus will be represented in the 74th Republic Day parade? Answer is 23. अच्छा, यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन आपको दिया था तो रिपब्लिक डे के बदले इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ था और आप में से किसी ने बताया भी नहीं, केवल एक ही एस्पिरेंट ने बताया, वो भी काफ़ी लेट, कि यहाँ पर रिपब्लिक डे होना चाहिए। तो हो जाती है ऐसी गलती, आप लोग भी ध्यान से देखकर बता दिया करें यदि आपको मिलती है। India will be organizing the country's first Global Tourism Summit in New Delhi from 10 to 12 April 2023. Brij Bhushan Sharan Singh, who is facing serious allegations of harassment, is a member of parliament from which constituency? Kaisarganj, Uttar Pradesh. On January 16, the United Nations Security Council announced it had placed Abdul Rahman Makki on its 1267 list of designated terrorists. He is the deputy chief of which terrorist organization? Answer is लश्कर-ए-तैयबा। आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। टेड सैरेंड्रोस एंड क्रेग पीटर्स आर द न्यू CEOs of which company? In which city the Business 20 Inception meeting held? Which state targets to be first green energy state by 2025? Who is India's Union Minister for Women and Child Development? India will be organizing first global tourism summit in ये पिछला ही क्वेश्चन आ गया क्या? एक मिनट, हाँ ये पिछला ही क्वेश्चन आ गया, इसको स्किप कर दीजिएगा। फिफ्थ को। सिक्स देखते हैं। द एंशियंट रुइंस ऑफ माचू पिचू, वन ऑफ द न्यू 7 wonders of the world, is in which country? Nitin Gadkari inaugurated 18 national highway projects with a total length of 550 km in मध्य प्रदेश, वर्थ ₹6800 करोड़। तो मध्य प्रदेश के किस जगह पर यहाँ पर 18 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया गया है नितिन गडकरी द्वारा, ये आपको बताना है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।